हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अब तक के लेक्चर्स में हमने सेक्शन 15 तक का प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 16 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और जानते हैं कि सेक्शन 16 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 16 किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। इन सारी बातों को हम आज के इस लेक्चर में समझ लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन है ये कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा जुडिशरी का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप मुझसे जुडिशरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा अनअकैडमी के ऊपर प्लस के ऊपर जो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप मेरा ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस पर क्लिक करके मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिख सकते हैं, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर आप मेरे फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं किसी भी कोर्स का, चाहे वो जुडिशरी हो या कोई और कोर्स आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मेरा ये कोड आप यूज कर सकते हैं। जब आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो आपको ऑन परचेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 10% वहां पे इस कोड को यूज करने से ऑफ मिल जाए। ऑल राइट, एंड कोड के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया। कोड मेरा है SAVY10 जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप YouTube पे सब्सक्राइब कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 इस YouTube चैनल को। इस YouTube चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आपको मिलती हैं मेरी लाइव क्लासेस। जुडिशरी की जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं इस YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे जुडिशरी के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। मेरे सारे लाइव सेशंस यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आकर भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम पे आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए @जुडिशरी एग्जाम 360 टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी। वीडियोस के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही साथ यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया, जुडिशरी एग्जाम 360 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आई रियली होप टू सी यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मुझे जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल पर जरूर मिलेंगे और वहां पे मेरे लाइव सेशन आप अटेंड करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेरे फ्री लाइव लेक्चर्स हैं आप वहाँ भी देखिए, वहाँ भी अटेंड कीजिए और मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट वहाँ आप कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सेक्शन 16 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सेक्शन 16 के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं और देखो सेक्शन 16 बेसिकली कहना क्या चाहता है। अगर अब तक आपने सेक्शन 15 तक के सारे लेक्चर्स को देखा है तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ में अब तक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट जो है मुझे पूरी उम्मीद है पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ के लेक्चर्स नहीं देखे हैं पुराने वाले तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस में मिल जाएंगे, वो सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप वीडियोस में जाके उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा और पूरे अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो पर्सनल बार्स टू रिलीफ का टॉपिक यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो पर्सन यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ जो क्लेम कर रहा है, जो कोर्ट में आया है स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करने या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने जो आया है, उसने खुद ने कुछ पर्सनल बार्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है और इसकी वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। तो आपने शायद वो हिंदी में सुना होगा ना, हिंदी की जो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसके ऊपर ये पूरा सेक्शन 16 जो है वो बेस्ड है। कैसे है अभी आपको बताता हूं। देखो हेडिंग क्या है, पर्सनल बार्स टू रिलीफ। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पर्सन।
उस पर्सन के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती हु हैज ऑब्टेन्ड, जिसने क्या ऑब्टेन कर लिया है, सो हु हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, मैंने इसके बारे में बात करी थी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पे ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो हु हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस आपने अपने एजेंट के थ्रू करवा ली या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करवा ली, तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ डैमेजेस जो है वो आप मांग सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए कि इसके लिए आपने प्रायर नोटिस दिया हो। और इसके बारे में किस में लिखा हुआ है? इसके बारे में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 20। ये जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है, ये स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ऐड हुआ है। 2018 से ऐड हुआ है, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बात समझ में आ गई है? अब देखो बी पॉइंट, देखिए इसका बी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे अब वो पर्सन जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट रिफ्यूज कर देगा। कोर्ट बोलेगा आप क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने पर्सनल बार जो है वो खुद ने ही क्रिएट कर दी है। ये है सेक्शन 16। सो हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब देखो इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप एग्जाम्पल से समझते जाइएगा सारे के सारे पॉइंट। अगर कोई पर्सन है वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, पहले उसने एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मान लो उसको किसी पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करना था, 50 लाख का, 1 करोड़ का अमाउंट कितना भी हो सकता है, और उसके बाद में वो क्या हो गया, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हो गया, तो अब वो पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता ना। वो पर्सन अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गया। और फिर मैं इसी बी पॉइंट में एक और बात लिखता हूं कि अगर वो क्या करता है, उसकी साइड से वॉयलेशन होता है किसी इसेंशियल टर्म का, वॉयलेट्स इसेंशियल टर्म ऑफ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, वॉयलेट्स इसेंशियल टर्म ऑफ। अब एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं कि अगर बायर ने ये कहा था सेलर को कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूं, और डील के हिसाब से बायर को पहले सेलर को एडवांस पेमेंट करनी थी। लेट्स से 20 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट जो थी वो सेलर को बायर को करनी थी। सेलर जो है वो बायर को 20 लाख रुपीस की वो एडवांस पेमेंट नहीं करता और पहले ही पहुंच जाता है कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी इसेंशियल टर्म है जिसमें कि बायर को वो टर्म परफॉर्म करनी है और वो उस टर्म्स एंड कंडीशन को परफॉर्म नहीं करता, वो उसका वॉयलेशन करता है, तो इस सिचुएशन में वो जो बायर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आई आप सब लोगों को? ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, फिर यहां पे एक और पॉइंट यहां पे मैंने लिखा, क्या, एक्ट्स इन फ्रॉड, एक्ट्स इन। अब ये वो पर्सन है, यानी कि यहां पे बायर की साइड से क्या हो रहा है, जो पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है उसकी साइड से अगर कोई फ्रॉड किया गया है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं यहां पे बोलता हूं, देखो अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में वो खुद जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। जैसे कि यहां जो बायर है वो अपने आप को मान लो रिप्रेजेंट करता है, कोई और पर्सन का नाम बताता है अपना, और सेलर को इस बात के लिए इंड्यूस करता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जबकि सेलर जो था उसको रियल आइडेंटिटी पता ही नहीं है उस पर्सन की। तो यहां पे जो गलती हो रही है, जो मिस्टेक हो रही है, वो जो सेलर की साइड से करवाने की कोशिश कर रहा है, कौन, बायर करवा रहा है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है।
तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करने वाला अगर ये बात कोर्ट में साबित हो जाए कि उसकी साइड से कोई फ्रॉड हुआ था और फिर वो कोर्ट में जाता है, तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, या फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ये आया कि वो क्या करे, इफ ही विलफुली, ये मैं आपको पूरा सेक्शन 16 जो है ना उसका एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। विलफुली एक्ट्स एट वेरियंस विथ, यहां पे वेरियंस विथ और साथ में लिखा हुआ है और इन सबवर्जन ऑफ, और इन सबवर्जन ऑफ। ठीक है, सबवर्जन का मीनिंग यहां पे क्या होता है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। वेरिएंस मतलब कोई चेंज कर देना, और सबवर्जन का मतलब मैंने यहां पे आपको बता दिया किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अभी आपको मैं एग्जाम्पल देकर भी इसको बता रहा हूं कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। सो द रिलेशन इंटेंडेड टू बी स्टैब्लिश्ड, द रिलेशन जो यहां पे आप क्या करना चाह रहे हो, स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, इंटेंडेड टू बी established by the contract, by the contract। अब समझना, willfully acts at variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract, यानी कि उसी को वो क्या कर रहा है, उसी में वो चेंजेस कर रहा है, सबवर्जन कर रहा है या वेरिएंस कर रहा है। अभी एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। अमर जो है वो गोगो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये बोलता है कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है और उस हाउस में एक गार्डन है, वो मैं आपको सेल कर रहा हूं। उस गार्डन में, उस पर्टिकुलर हाउस में जो गार्डन है उसमें ऑर्नामेंटल ट्रीज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑर्नामेंटल ट्रीज ना, वो जो हाउस है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो इतने खूबसूरत हैं, वो इतने सुंदर है, इतने ब्यूटीफुल हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द ऑर्नामेंटल ट्रीज। और ये उस घर का एक बहुत बड़ा मटीरियल एलिमेंट है, ये बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उस प्रॉपर्टी का एक बहुत मटीरियल एलिमेंट है और जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई है। और प्रॉपर्टी कौन सेल कर रहा है, अमर सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है, गोगो को सेल कर रहा है। और फिर क्या होता है ये सुनिए, फिर अमर क्या करता है, गोगो की कंसेंट के बिना, गोगो की कंसेंट के बिना उन ट्रीज को काट देता है। जो गार्डन में ट्रीज होते हैं, जो ऑर्नामेंटल ट्रीज होते हैं, उनको वो काट देता है। ना यहां पे गलती अमर ने करी है, यहां पे उसने पर्सनल बार लगा दी है रिलीफ के ऊपर। अब वो कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकता कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि उसने जो वेरिएंस किया या उसने जो सबवर्जन किया, इसकी वजह से उसको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सी तक पॉइंट आपको समझ में आए? ठीक है, तो ये सेक्शन 16 के ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, अब यहां पे जो सी पॉइंट अभी मैं बी पॉइंट तक डिस्कस किया है, अभी सी पॉइंट के ऊपर मैं यहां पे आ रहा हूं, सॉरी। ठीक है, तो बी पॉइंट तक डिस्कस किया था, अब सी पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 16 में जो पॉइंट नंबर सी है वो बोलता है हु फेल्स टू प्रूव, जो इस बात को प्रूफ ना कर पाए that he has performed, or has always been ready, and willing, to perform। अब आप यहां पे ना इस एस्पेक्ट को समझना, ये जो बात लिखी हुई है ना, रेडी एंड विलिंग, इन दो एस्पेक्ट्स को समझिएगा। यहां पे जो विलिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, विलिंग का मतलब यहां पे मेंटल एलिमेंट है, यहां पे मेंटल विलिंगनेस की बात की गई है। और जो यहां पे बोल रहा है रेडी, तो यहां पे वो बेसिकली उसके एक्शन की बात कर रहा है।
उसके एक्शन की बात कर रहा है। तो विलिंग और रेडी इन दोनों बातों को हमें साथ में समझना। सो अगर वो ये बात प्रूव, who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform, ready and willing to perform the essential terms, the essential terms। अभी इसका एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूं कि इसमें कहना क्या चाहता है। essential terms of the contract, essential terms of the contract जो उसको परफॉर्म करनी, which are to be, which are to be performed, ठीक है, performed by, okay, other than, other than terms, the performance, जिनकी performance of which has been prevented। मतलब उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर दिया है या फिर वेव कर दिया है, किसने, वेव ऑफ कर दिया है, माफ कर दिया है किसने, डिफेंडेंट ने, वेव्ड बाय द डिफेंडेंट। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है पर्सन, उस पर्सन ने अपनी साइड से पेमेंट करने का तो प्रपोजल ही नहीं दिया। अब दो लोगों में एक डील हो रही थी, अमर और प्रेम में एक डील हो रही थी, जिसमें प्रेम को अमर से प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अमर ने कहा देखो ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये ऑलरेडी, ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी मोर्गेज है और मुझे इस प्रॉपर्टी को मोर्गेज से रिडीम करवाना होगा, इसके लिए मुझे पहले आप पेमेंट करोगे। तो प्रेम बोलता है कि ठीक है, मैं इसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रेम यहां पे वो एडवांस पेमेंट जो देने की बात कर रहा था कि मैं आपको 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दूंगा, वो पेमेंट ही नहीं कर रहा। अब यहां पे उसकी विलिंगनेस नहीं है, तो कोर्ट यहां पे ही तो देखेगा ना कि वो मेंटली विलिंग हो। विलिंग से मतलब यहां पे उसकी मेंटल विलिंगनेस को देखेंगे, और रेडी मतलब वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हो। कोर्ट ने ये बोला कि एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट आपको एडवांस पेमेंट करना था, क्या आप पेमेंट करने के लिए तैयार हो? तो बोले हाँ सर मैं तैयार हूं, ये मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। इस बात से समझना, ये मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा अवेलेबल है, इतना अमाउंट अवेलेबल है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता हूं। तो यहां पे वो अपनी रेडीनेस को, वो अपनी विलिंगनेस को यहां पे साबित कर पाएगा, वो प्रूव कर पाएगा कोर्ट के सामने। तो कोर्ट बोलेगा कि हाँ ठीक है, ही इज विलिंग टू परफॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट? ही इज विलिंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। तो कई बार होता है ना, पार्टीज जब बायर होता है बोलता है मैं एडवांस पेमेंट करूंगा, वो एडवांस पेमेंट नहीं करता और उसके बाद में जाकर वो सेलर के ऊपर केस फाइल कर देता है और सेलर के ऊपर केस फाइल करके बोलता है गलती सेलर की थी। लेकिन कोर्ट यहां पे ये भी तो देखेगा ना कि जो बायर है, जो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल कर रहा है, क्या वो कोर्ट को इस बात के लिए सेटिस्फाई कर पा रहा है कि उसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर दिया है और हैज ऑलवेज बीन रेडी, मैं हमेशा से तैयार था अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। कौन सी ड्यूटीज? एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम। अगर मैं ये बोलता हूं कि सेलर जो है वो रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और सेलर रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आ चुका है, लेकिन बायर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में आया ही नहीं, जबकि उसके पास एडवांस नोटिस था, इस बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। तो अगर वो फिर भी नहीं आया तो यहां पे उसकी साइड से क्या नहीं था? ही वॉज नॉट रेडी एंड विलिंग। वो अमाउंट को ऑफर ही नहीं कर रहा, तो इसकी मतलब ही इज नॉट रेडी एंड विलिंग, तो इसलिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल भी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन उन टर्म्स की यहां पे बात नहीं की जा रही जिनको कि प्रिवेंट कर दिया या वेव कर दिया किसने? डिफेंडेंट ने। उनकी यहां पे बात नहीं की जा रही, यहां पे बाकी इसेंशियल टर्म्स की बात की जा रही है जिसको परफॉर्म करना प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एग्जाम्पल में मैंने लिया सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेटिंग माई पॉइंट? आई बात आपको समझ में? ठीक है,
ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। तो उसको ये बात कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी कि रेडीनेस एंड विलिंगनेस को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे प्लेंटिफ को। तो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको सेक्शन 16 भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी तरीके से आप लोगों के सेक्शन 16 के डाउट्स को एड्रेस करने में सक्सेसफुल रहा है। हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स जो है मैं पूरी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्पेशल रिलीफ एक्ट के जो सारे वीडियोस हैं, इसकी सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्पेशल रिलीफ एक्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी शायद इससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।